नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भारत चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है। चीन एलएसी पर हुए समझौते को मानने की जगह लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन भारत ने ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए अब उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, तो भारत ने भी अब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है। अब सीमा पर भारतीय सैनिकों की ज्यादा मौजूदगी से चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत ने भी साफ साफ चीन को जवाब दे दिया है। चीन को समझौते का पालन करना ही होगा। साफ है, भारत की ताकत बढ़ने से चीन टेंशन में है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत चीन कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की बैठक के बाद भी हालात क्यों सामान्य नहीं हो रहे हैं? क्या भारत चीन सीमा पर दोबारा तनाव बढ़ने की वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड पर कोई संकट खड़ा होगा? भारत ने चीन को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है, तो भारत ने भी अपनी पश्चिमी सीमा पर मौजूद अपने 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के नजदीक तैनात कर दिया है। एलएसी पर पहले से ही 9,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। इसका मतलब है कि भारत चीन सीमा पर भारत के जवानों की संख्या करीब 20,000 हो जाएगी। अब सीमा पर भारतीय सैनिकों की ज्यादा मौजूदगी से चीन बौखलाया हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हिमालयी सीमा पर भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती से तनाव कम नहीं होगा। विवादित सीमा पर और अधिक सैनिक तैनात करने का भारत का फैसला तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। उधर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने सीमा पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। जयशंकर ने गुरुवार को चीन का जिक्र करते हुए कहा कि ये चिंता का विषय है कि कोई देश पड़ोसी के साथ लिखित समझौतों का पालन नहीं करता। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि सरकार सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चीन भारत संबंधों में संतुलन होना चाहिए। विदेश मंत्री ने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए चीन के साथ सीमा समझौतों का पालन करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने पर भी जोर दिया। दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर एक बार फिर से हरकत होनी शुरू हो गई है। चीन ने इस साल अपने डिफेंस के बजट में इजाफा किया है। इस बार चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। चीन ने अपने डिफेंस बजट में 7% से ज्यादा का इजाफा किया है और 232 अरब डॉलर यानी 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया है, जबकि भारत का डिफेंस बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि चीन का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, जिस वजह से भारत एलएसी को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। साल 2020 से ही दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। सितंबर 2020 में गलवान वैली पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने चीन से आने वाले सामान पर बैन लगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सरकार ने कई चीनी ऐप पर भी बैन लगा दिया है। अब सरकार उन सामानों को भारत में तैयार करने पर जोर लगा रही है जो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई सेक्टर्स PLI स्कीम भी लॉन्च की गई। इसके बाद भी साल 2023 में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार दोनों देशों के बीच देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत चीन सीमा पर दोबारा तनाव बढ़ने की वजह से इस ट्रेड पर कोई संकट खड़ा होगा? खास बात यह है कि करीब 3 सालों से दोनों देशों के बीच टेंशन का माहौल है। उसके बाद भी दोनों देशों के बीच के कारोबार में यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच 136 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लेवल है। आज भी भारत कई ऐसे सामान चीन से मंगा रहा है जो काफी जरूरी है, जिन्हें मंगाना ही पड़ेगा। भारत चीन से जो सामान मंगाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कारों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स, कूलिंग सिस्टम, कार बैटरी, मेमोरी कार्ड्स, मोडम, राउटर्स जैसे कई प्रोडक्ट शामिल है। खास बात तो ये है कि भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट
$100 बिलियन का है। साल 2023 में भारत की चीन में एक्सपोर्ट में भी 7% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला था। भारत का चीन के साथ ट्रेड कम नहीं हो रहा है, इसका अहम कारण इंपोर्ट है। भारत कई सामानों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, लेकिन उसके पार्ट अभी चीन से मंगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच ट्रेड में इजाफा हो रहा है। अगर दोनों देशों की टेंशन और ज्यादा बढ़ती है तो भारत और चीन के बीच ट्रेड में भी इसका असर पड़ सकता है। इसका जितना नुकसान चीन को होगा उतना ही नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन से वो ही सामान भारत में आ रहा है जिसकी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जरूरत है। ऐसे में एलएसी पर भारत के जवानों का बढ़ना और चीन की ओर से सीमाओं पर कंस्ट्रक्शन करना दोनों देशों के बीच के 11 लाख करोड़ रुपए के कारोबार पर संकट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस दौरान सीमा पर भारतीय सैनिकों की बढ़ती संख्या से चीन तमतमाया हुआ है। इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दा में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सर, एलएसी पर चीन की मजबूती दो बिंदुओं पर टिकी है, भौगोलिक स्थिति और सैन्य अनुपात। भारत इस स्थिति को आधुनिक शस्त्र और तकनीक से बदल सकता है, लेकिन दोनों देशों ने एलएसी पर हथियारबंद सैनिकों की तैनाती न करने का समझौता कर रखा है। दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता कई बार भारत के लिए बाधा बन जाता है और चीन के लिए बढ़त। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1996 से लेके 2003 तक इस तरह के छह करार हुए दोनों देशों में, और इसके तहत वहाँ हथियारों का जो इस्तेमाल है उस पे बैन लगा हुआ है। और इसी का फायदा लेते हुए गलवान में आपने देखा किस तरह से उन्होंने जानलेवा हमारे सैनिकों पे हमला किया। जी। लेकिन चीन, जैसा हम जानते हैं, एक ऐसा देश है जिसपे बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। रही बात सैन्य शक्ति की, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जरूर चीन की हमसे ज्यादा है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है हमारे खिलाफ। और दूसरी चीज, क्योंकि उसके पास अगर 25 लाख की सेना है तो उसके पास उतना ही बड़ा बॉर्डर है और बाकी देशों से भी उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा जो फोर्स है वो हमारे अगेंस्ट अप्लाई करेगा। दूसरी चीज, हमारी जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारी जो है वो 365 डेज ऑल वेदर आर्मी है। उनके यहाँ कॉन्स्क्रिप्शन है, उनके यहाँ लोगों को जोर जबरदस्ती से सेना में भर्ती किया जाता है। हमारे यहाँ लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो बहुत आला दर्जे की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जिस तरह से भारत ने अपनी जो फोर्सेस है उनको रीडिजाइन और री इंजीनियर किया है। अभी आप देखिए, बरेली में एक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर था जिसको एक कोर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। 17 जो हमारी कोर थी, स्ट्राइक कोर थी, माउंटेन स्ट्राइक कोर थी ईस्ट में, उसको बिल्कुल पूरी तरह से वो अब फुली फंक्शनल है और ऑपरेशनल है। 1 कोर जो हमारी थी, मतलब उसके भी कुछ जो फोर्सेस थे उनको वहां डिप्लॉय किया गया है। तो हमारी जो सैन्य शक्ति है वो काफी है और ये चीन के लिए एक चिंता का विषय है। और भारत ने अपना जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको भी बदली किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए चीन का जो ये बौखलाहट है वो यकीनन एक इसका मतलब चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने अपनी जिस तरह से टैक्टिकल डिप्लोमेसी और जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी सघन किया है और बड़ा इफेक्टिव है। सर, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विवादित सीमा पर और अधिक सैनिक तैनात करने का भारत का फैसला तनाव कम करने के लिए अनुकूल नहीं है। सर, इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? और एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि किसी का मजबूती से अपने पक्ष में खड़ा होना दूसरों के लिए चुनौती क्यों होनी चाहिए? देखिए, चीन ने
हमेशा मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का सहारा लिया है। जो चीज उसको सूट करती है वो उसको एक्सेप्ट करता है, जो उसे गवारा नहीं होती वो उसका खंडन करता है। लेकिन भारत की हमेशा पॉलिसी बिल्कुल सुदृढ़ रही है। अगर आप सन 62 में भी जाएं तो जब हमने पंचशील का सिद्धांत अपनाया था तो उसमें साफ ये कहा गया था कि न हम उन पे अटैक करेंगे न हम वो हम पे अटैक करेंगे। लेकिन 1967 में उसको उन्होंने उल्लंघन किया। 1967 में भारत ने माकूल जवाब दिया जब जनरल सूरत सिंह ने उनको इस तरह की जो मतलब डिफीट दी थी, वो चीन आज भी याद करता है। बैटल ऑफ रजांगला आप देखिए 1962 में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो और कैलाश रेंजेस जो ऑपरेशन हुए थे 2020 में, वहां चीन को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन भारत को चाहिए कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसका इजहार करे, क्योंकि अभी देखिए कैलाश रेंजेस हमने खाली करके दे दिए उन्होंने, उससे पेगांगसो पे 2 पुल बना लिए हैं। जो कैलाश रेंजेस में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें चीन की सबसे बड़ी हार का कारण यही था कि वो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज नहीं कर पाया। और हमारे जो विकासी पलटन थी उसने एकदम, बिकॉज सन ऑफ सॉइल है, वो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने एकदम जाके उन जो पोस्ट थी उन पे कब्जा किया। तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स दें, हमें एक एग्रेसिव डिफेंस अपनाना होगा और चीन को बताना होगा कि भाई हम अपनी जो सीमा है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और 1 इंच भी आपको और मजीद कोई चीज नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मंजू सेठ जी, अब भारत ने चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती लगभग 2 गुना कर दी है। 10,000 सैनिकों की नई तैनाती के बाद करीब 20,000 सैनिक चीन सीमा पर तैनात होंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये बिल्कुल जरूरी था हमें अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए। चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बात से हट जाते हैं, तो बात करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत जरूरी है कि हम डिप्लोमेसी तो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और साथ में भी अपनी डिफेंस एबिलिटी, डिफेंस पोस्चर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तभी उनको मैसेज आएगा कि इंडिया मीन्स वेलकम। तो बिल्कुल इंडिया को ऐसा, भारत को ऐसे समझते हैं कि हम जो करेंगे लोग करके सुन लें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें, ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी कि अपने स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तो यही भाषा समझ आती है। जो बिल्कुल भारत की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, लेकिन आपकी आवाज अभी भी ब्रेक होकर आ रही है। आपको दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं मंजू सेठ जी। मैं फिलहाल तब तक रुक करती हूँ विनोद दत्ता जी का। सर, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी सीमा पर उपस्थिति मजबूत होनी चाहिए और भारत ने ये किया है, जबकि चीन इसे विवाद बढ़ाने वाला कदम मान रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अपने जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा करना हर एक देश का अधिकार है। चीन को कोई अधिकार नहीं पहुंचता या उनको कोई अख्तियार नहीं है कि वो भारत के जो भी डिप्लॉयमेंट है उस पर कोई प्रश्न उठाए। सही बात, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि चीन वो चाहता है जो उसको सूट करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में तो जल्दी करता है, लेकिन जैसे ही उसकी कन्वीनियंस को थोड़ा सा भी उसमें अनकंफर्टेबल होता है तो वो गोल पोस्ट चेंज कर देता है। और भारत ये रणनीति उसकी समझ चुका है, ये उसकी कूटनीति समझ चुका है। तो इसीलिए भारत ने अभी वहाँ ऑल वेदर जो डिप्लॉयमेंट है या बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट है उसको किया है। भारत ने अपने जो एयरफील्ड्स है, एयर बेसेस हैं, वैसे भी हमारा एज है, क्योंकि हमारे जो एयरफील्ड्स है वो लोअर हाइट बैंड्स पे हैं और वो ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं, ज्यादा जो TNT पंप इन कर सकते हैं चीन के अंदर। तो भारत ने अपने जो डिफेंसेस हैं उनको रीडिजाइन किया है और उनको रीडिप्लॉय किया है, और ये चीज चीन को गवारा नहीं है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि चीन कोई काइनेटिक ऑपरेशन करेगा, लेकिन वो भारत को इसी तरह एंगेज करके रखेगा जिससे कि वो अपना जो वर्चस्व है उसको बनाकर रखे। बिल्कुल। एक दो प्रश्न और हैं सर जो हम आपसे समझना चाहेंगे, उसके बाद मैं मंजू जी के पास वापस से जाऊंगी। सर, चीन ने अपने डिफेंस में बजट में 7% से ज्यादा का इजाफा किया है और 232 अरब डॉलर से ज्यादा का कर दिया है, जबकि भारत का डिफेंस बजट
6.21 लाख करोड़ रुपए है, यानी 3 गुना रक्षा बजट रखकर चीन पड़ोसियों से उम्मीद करता है कि वो अपनी सीमाएं खुली छोड़ दें। चाहता है कि यूनिपोलर तो एशिया रहे और मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, जिससे उसका एशिया में वर्चस्व बना रहे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगली सदी अगर एशिया की है तो उसमें भारत का योगदान बहुत अहम है और उसको भारत को साथ लेके चलना होगा। और अगर भारत को वो एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है तो वो उसकी गलती है और उसने रियलाइज भी किया है कि उसकी जो ग्रोथ है वो काफी कम हो गई है। और भारत जिस तरह से उसने गति पकड़ी है, आप देखिए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही दिनों में हम लोग 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड में बढ़ी है, हमारा जो फुटप्रिंट है वो इंक्रीज हुआ है, हमारी जो नीतियां हैं चाहे वो विदेश मंत्रालय की हो या गृह मंत्रालय की हो, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो दुनिया समझ चुकी है कि भाई भारत एक ऐसा देश है जो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर सकता है। और हमने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को तरजीह दी है। और भारत ने देखिए एक मालदीव जैसा छोटा देश भी अगर भारत के खिलाफ कुछ बोला है तो भारत ने उसको बड़े मैग्नानिमस रूप से लिया है। और मॉरिशस ने इसमें मालदीव ने खुद अपनी गलती रियलाइज की है। और ये सब चीजें जो हैं वो हमारी जो सॉलिडारिटी है या जो हमारा जो वर्चस्व है उसको आगे बढ़ाती है। जी ठीक है मंजू सेठ जी, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि आज हम कई बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब कोई देश किसी पड़ोसी के साथ लिखित समझौते का पालन नहीं करता है तो ये चिंता का कारण है। मैम, क्या भारत चीन विवाद के राजनयिक समाधान को लेकर चल रहे प्रयासों से भारत निराश हुआ है? बिल्कुल, थोड़ी निराशा हुई है और इसलिए ये हम जैसे ये जो कदम लिया गया, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कदम बढ़ाने का, क्योंकि अपना डिफेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि चीन यही भाषा समझता है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो वो आपके ऊपर बिल्कुल एक तरफ डिसमिस कर देंगे। तो बहुत जरूरी है। और जैसे हमने नेबर में भी देखा है, सब जगह कोशिश कर रहा है इंडिया का पोजीशन नीचे करने के लिए और अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। हमने मालदीव में देख ही लिया और चारों तरफ देख ही रहे। तो ये डिप्लोमेटिकली जब ये नहीं मानने को तैयार है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अपने आप को हमको मजबूत करना पड़ेगा और उनको स्ट्रेंथ अपनी दिखानी पड़ेगी, तभी वो बात समझेंगे। और ट्रेड डिपेंडेंस भी हमें कम करना पड़ेगा। एक यही तरीका है, हमें उनके साथ तब तो बातचीत सही करेंगे, नहीं तो बिल्कुल और इन्हीं तरीकों को अब भारत ने अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैम, विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान में कहा था कि इंडो पैसिफिक इलाके के देशों की क्षमताओं, प्रभावों और इसके साथ ही महत्वाकांक्षाओं में बड़े बदलाव के राजनीतिक और रणनीतिक परिणाम हुए हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। चीन इन स्थितियों को भी लगातार नकारता रहा है। हमने देखा ही है फिलीपींस के साथ भी, उनकी फिलीपींस के जो शिप थे उनको कैसे उन्होंने लिटरली अटैक किया और उनको वाटर कैनन से अटैक किया। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि अपना बहुत ही वो बिग ब्रदर बुली वाला हिसाब कर रहे हैं। और जो अब नया माहौल बन रहा है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, उनको समझना पड़ेगा चीन को कि सब हमारे साथ, अगर हम साथ में चलें तो बहुत अच्छा है, नहीं हम साथ में चलेंगे तो इन्हीं का नुकसान होगा। जो रवैया कर रहे हैं, सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा है और अब जो क्वाड के जो चारों मेंबर्स हैं इकट्ठे हो गए हैं, उससे उनको चिंता हो रही है, बिल्कुल चिंता हो रही है। लेकिन साथ में कह नहीं सकते क्योंकि इस वक्त जैसे उनका इकोनॉमी पे असर हो रहा है धीरे धीरे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो चीन कुछ भी कर सकता है। जी बहुत समय का अभाव है मैम, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।